गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि एकदम फिट एवं स्वस्थ होंगे। और आज की जो क्लास है हम लोग उसको स्पेशली जो यूरोपीय कंपनियां हैं उन कंपनियों पर जो सवाल पूछे जा सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। कुछ चयनित सवाल ही हमने लिए हैं और इसकी चर्चा हमने प्रीलिम्स में भी यूरोपीय कंपनियों के आगमन में भी तथ्यगत दृष्टि से की थी, ऑप्शनल में भी आप लोगों को पढ़ाया था। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे रहते हैं, राइट। और ये क्लास हो सकता है कि हम लोग पब्लिक भी करें और जैसे उन लोगों को भी पता चल सके कि जो प्रीलिम्स में पढ़े हुए हैं उन्हीं तथ्यों की सहायता से मेंस को हम कैसे आगे लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला जो सवाल है आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष ने दक्षिण भारत के प्रांतीय क्षत्रपों की आंतरिक अवनति को प्रदर्शित किया? यूपीएससी 2019 में सवाल ये आया हुआ है। देखिए, प्रायः ये रहता है कि क्या आप, जब आपसे ये प्रश्न पूछता है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं, तो आपको सहमति असहमति दोनों बिंदुओं को दिखाना पड़ता है ना। और अगर तथ्य कैसा है, अगर आप कंटेंट को समझते हैं तो आप समझ पाएंगे कि कितनी असहमति दिखानी है या कितनी सहमति दिखानी है। फिलहाल ये सवाल जो लगता है, जो स्टेटमेंट है, उससे तो क्लियर कट लगता है कि हाँ सहमति है। क्योंकि काफ़ी हद तक उसने आंतरिक अवनति को प्रदर्शित किया था। याद आ रहा है कि किन किन पॉइंट का कंटेंट इसमें होना चाहिए। अगर आप देखें तो आंसर जो हम लोग शुरुआत करें इसमें पहले बात तो ध्यान में रखिए कि क्या की पॉइंट होनी चाहिए। पहली चीज़ तो याद करिए कि कहाँ ये फोकस कर रहा है। पहला जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में सेंट थोमे का युद्ध था, याद आ रहा है। सेंट थोमे के युद्ध के समय में ही एक तरह से जो पैराडाइज ने हराया था महफूज खान को, उससे पता चल गया था कि वास्तव में जो भारतीय क्षत्रप हैं, जो भारतीय राज्य हैं, उनकी जो इंटरनल पावर है वो काफ़ी कमज़ोर है। जो कुछ भी है वो केवल ऊपर देखने में ही है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि लगभग 1000 से भी कम सैनिक थे। 250 सैनिक आसपास फ्रांसीसी थे और 700 के आसपास भारतीय सैनिक थे। और सेंट थोमे के युद्ध में अपने से 10 गुनी बड़ी सेना को हराया गया था। तो वहीं से सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य बन सकता है। इसका पहला जो लक्षण आपको दिखाई दिया वो किसमें? सेंट थोमे के युद्ध में 1749 में। बाकी जो दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट तो पूरा आप देखेंगे कि जो स्थानीय शासक हैं उनमें हस्तक्षेप का परिणाम ही है कि किस तरह से जो है निजामुल मुल्क या चेनकिल्च खां के मर जाने के बाद आसफ जाह और क्या कहते हैं कि वहाँ पे सादत खान में जो है अनीवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच जो संघर्ष हुआ है ना, तो वो संघर्ष ही पूरा का पूरा आपको बताता है कि आंतरिक जो है राज्यों में या आंतरिक जो क्षत्रप थे वो उनका किस तरह से उसमें हस्तक्षेप करके साम्राज्य निर्माण का मार्ग वो किया गया, प्रशस्त हुआ, राइट। तो यानी ये जो प्रश्न है वो स्पेशली पहले और दूसरे कर्नाटक युद्ध में है, यहीं से आपको ऐड करना है। तो अब आइए देखिए कैसे लिखते हैं। 250 वर्ड्स से 300 वर्ड के आसपास आप लिख सकते हैं। 300 से ज़्यादा आप लिखेंगे तो उतना टाइम ही नहीं मैनेज हो पाएगा। तो आइए देखिए शुरुआत कैसे हम करते हैं। आइए देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में, चूँकि 18th सेंचुरी की बात है, तो आप लिख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापार पर एकाधिकार को लेकर के यूरोपीय कंपनियों में
कंपनियों में तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई। राइट, आपने थोड़ा सा कैनवास विस्तृत लिया, तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई। इस प्रतिस्पर्धा का एक अध्याय, इस प्रतिस्पर्धा का एक अध्याय कर्नाटक युद्धों में दिखाई देता है। कर्नाटक युद्धों में दिखाई देता है। मैं आंग्ल फ्रांसीसी थोड़ा सा रिलेट कर दूं आपको तो फिर आगे बढ़िएगा। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों में दिखाई देता है। राइट, इस युद्ध में या इस संघर्ष में न केवल यूरोपीय कंपनियां शामिल हुईं, बल्कि इसमें स्थानीय शक्तियां भी शामिल हुई या चपेटे में आई, कुछ भी लिख सकते, शामिल हुई। ये हमने आपको एक मोटे तौर पर बताया कि यहाँ से इंट्रो करेंगे, 30-40 शब्दों में इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया। अब आप ये देखेंगे कि कैसे प्रांतीय क्षेत्रपों की अवनति का प्रश्न भी इसमें दिखाई दिया। राइट, आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एक एक चीज को आगे यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान यानी कोई जरूरी नहीं है सन आप लिखें ही, लिख दें तो भी ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार प्रश्न पर लड़ा गया था, सेंट थोमे के युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है। सेंट थोमे के युद्ध के लिए भी जाना जाता है। अब हम आपको यहाँ से डॉट डॉट कर रहे हैं और आप यहाँ से लिखिएगा क्या लिखना चाहते हैं। जाना जाता है, आप लिखेंगे कि वस्तुतः प्रथम कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के नवाब अनीवरुद्दीन के राज्य में लड़ा जा रहा था और उसने जो है क्या कहते हैं कि यूरोपीय फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों दोनों को भी आदेश दिया इस प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए। लेकिन फ्रांसीसियों ने जब मद्रास जीता, है ना, मद्रास जीता कहाँ से? ब्रिटिशों से जीता। और ब्रिटिशों ने जब गुहार लगाई तो फ्रांसीसियों ने यह जवाब दिया, कूटनीतिक जवाब ये दिया कि वास्तव में मद्रास हम आपके लिए जीत रहे हैं, मद्रास जीतकर आपको दे देंगे। लेकिन जब फ्रांसीसी अपने इस वादे पर खरे नहीं उतरे तब जाकर के
अनीवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खान के नेतृत्व में एक अभियान भेजा, राइट। और वही जो युद्ध हुआ वो युद्ध कहलाता है क्या, 1748 का वो युद्ध कहलाता है, आपको क्या कहते हैं कि वो युद्ध कहलाता है सेंट थोमे का युद्ध। और इस सेंट थोमे के युद्ध की खासियत क्या थी? जो सेंट थोमे का युद्ध हुआ इसमें 1748 में जो फ्रांसीसी पैराडाइज था इसने पराजित किया, यानी ये जीता और इसने पराजित किया किसको? महफूज खान को। याद रखना, इसमें इस युद्ध में 750 जो है भारतीय सैनिक थे और 250 के आसपास जो है यूरोपीय सैनिक थे, राइट। और इसमें 10,000 जो है सैनिक थे। और इस युद्ध में अगर आप समझिए, जस्ट ए मिनट, कि इस युद्ध में 10 गुनी शक्ति के बाद महफूज खां पराजित हुआ, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो भारतीय शक्तियां हैं, भारतीय शक्तियां एकदम खोखली हैं, भारतीय शक्तियां खोखली हैं, राइट। यही तो अवनति का मार्ग खुल गया कि हाँ, ये स्पष्ट हो गया कि नहीं, भारतीय शक्तियों में उतना दम अब नहीं रह गया, राइट। अब इसके बाद फिर द्वितीय कर्नाटक लिखिएगा कि द्वितीय, ऐसे लिखिए, इस चीज को ऐड करिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात यूरोपीय शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं और अब उन्होंने भारतीय क्या कहते हैं कि भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप की रणनीति अपनाई, राइट। और ऐसा अवसर आया दक्कन में उत्तराधिकार के युद्ध में, जब फ्रांसीसियों ने हैदराबाद और कर्नाटक में अवैध उत्तराधिकारियों या सत्ता को चुनौती देने वाले पक्षों के साथ उसने गठबंधन किया। वो पूरा कर्नाटक युद्ध खोल के लिखना नहीं है, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, अभी हम लोगों ने कल ही देखा है, तो आप वहां पे लिखेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पहले फ्रांसीसियों ने चांदा साहेब एवं मुजफ्फर जंग का समर्थन करके राजनीतिक लाभ उठाया। तो उसके पश्चात ब्रिटिशों ने मोहम्मद अली का समर्थन करके उसे कर्नाटक का नवाब बनाने में सफलता प्राप्त की, राइट। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि उसने भारतीय शक्तियों में हस्तक्षेप किया, राजनीतिक हस्तक्षेप किया। आप चाहें तो इसमें सीधे वो अंबूर के युद्ध की भी चर्चा कर सकते हैं। अंबूर का युद्ध 1749 वाला, राइट, 1749 वाला। आप ये देखेंगे कि इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान
जो यूरोपीय शक्तियां थीं भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करके एक तरह से उनके पतन को आप ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि उनकी अवनति की स्थिति को उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। राइट, तो आप क्या लिखेंगे कि इस प्रकार, आप चाहें तो इसके बाद ये निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इस प्रकार जो कर्नाटक युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में तो स्थानीय हस्तक्षेप कोई खास नहीं रहा, क्योंकि ये सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था और इसमें स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि इन दो कर्नाटक युद्धों के आधार पर इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि कर्नाटक युद्धों ने, है ना, कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष ने प्रांतीय अवनति को स्पष्ट कर दिया था और आगे इसी का फायदा उठा करके या इसी अनुभव का फायदा उठा करके बंगाल में हस्तक्षेप किया गया एवं अंततः औपनिवेशिक साम्राज्य बनाने में सफलता हासिल की गई। राइट, तो अब इसके बाद आप यहां से निष्कर्ष लिख दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सेक्शन आप लोग एकदम आसानी से कर लेंगे। निष्कर्ष इसके बाद आप लिख लीजिएगा। राइट, ओके, आगे बढ़ा जाए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि भारत की चाबी को मद्रास में खोजकर डुप्ले ने भारी भूल की और क्लाइव ने इसे प्रयास किया एवं बंगाल में प्राप्त किया। राइट, अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो एक तरह से आप देखें कि उसी लेक्चर पे ये आधारित प्रश्न है ना। और हमने आपको बताया कि एक सवाल अभी आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि डुप्ले को ही माना जाता है कि डुप्ले ने ही सबसे पहले भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य औपनिवेशिक साम्राज्य बनाने का स्वप्न रखा, है ना। और कर्नाटक युद्धों में खास करके जब आप वो देखते हैं कि महफूज खान ने पैराडाइस ने महफूज खां को पराजित किया, तभी से उसके दिमाग में आया कि यार ये तो ऐसी स्थिति है कि अगर हम भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करें तो एक साम्राज्य बना सकते हैं, है ना। और फिर उसने दक्कन के उसमें किया, लेकिन आप देखेंगे कि अंततः डुप्ले सफल नहीं हुआ बल्कि क्लाइव सफल हुआ। क्लाइव ने आधार बनाया था, ब्रिटिशों ने आधार बनाया था किसको? बंगाल को बनाया था। राइट, तो उसी चीज को आपको यहाँ पे लिखना है कि उसके आधारों के आर्थिक और रणनीतिक पहलुओं की चर्चा करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इस ऐसे सवालों को कैसे डिस्कस करेंगे। राइट, डुप्ले और क्लाइव, ये दोनों पर्सनालिटी पे भी ये सवाल पूछा जा सकता है, निर्भर है ना। लेकिन स्पेशली हमें बंगाल और दक्कन की रणनीतिक पहलुओं को उठा करके इस पे देखना है। आइए देखते हैं, अगला सवाल भी इसी पे बेस पे होगा, इसलिए इसको आप समझ लीजिए तो अगला सवाल आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपको बताऊं कि औपनिवेशिक साम्राज्य थोड़ा सा शुरुआत करने में ही आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम प्राय शुरुआत कर देते हैं। और आपको बताऊं कि ये शुरुआत करने का एक वो है, क्या कहते हैं, एक मॉडल देते हैं। ऐसा नहीं कि आप शब्दशः ऐसे ही लिख दें, आप चाहें तो समय के साथ अपने हिसाब से आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट यही होना चाहिए। यानी औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में, औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में डुप्ले एवं क्लाइव, निश्चित रूप से आप लोग इस तरह से कंपैरेटिव नहीं लिख पाएंगे। डुप्ले एवं क्लाइव दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, आइए थोड़ा सा आधी लाइन नहीं, जब पूरी लाइन आप लिखेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं रहे हैं। डुप्ले पहला ऐसा यूरोपीय था, डुप्ले पहला ऐसा यूरोपीय था जिसने औपनिवेशिक साम्राज्य
जिसने औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखा। जबकि क्लाइव ने इसे सफलतापूर्वक स्थापित किया। राइट? यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो इसका कारण दक्कन दक्षिण भारत एवं बंगाल की रणनीतिक एवं आर्थिक स्थिति में अंतर में निहित था। यानी डुप्ले की असफलता और क्लाइव की सफलता में ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट था कि अगर डुप्ले को देखा जाए तो उसने साउथ को बेस बनाया और इसका जो आधार था, जिसका जो बेस था इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे, एक तो रणनीतिक स्ट्रेटेजिक रूप से और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रूप से। ये दो ऐसे कारक थे जिसकी वजह से डुप्ले जो है, अन्य कई कारकों में अगर देखा जाए तो अन्य कारकों की तुलना में अन्य कारक भी थे, लेकिन ये जो दो महत्वपूर्ण कारक थे वो जिम्मेदार हुए। राइट? तो आइए एक एक सेक्शन को आप देखते हैं कि कैसे इस पॉइंट को आप जस्टिफाई करेंगे। आइए देखिए, जो डुप्ले का प्रयास था, अब यहां से आप लोग आगे इसको बढ़िएगा, कि जो डुप्ले का प्रयास था, डुप्ले ने दक्षिण भारत में आधार बनाया और निश्चित रूप से आपको बताऊं कि यह आधार तकनीकी रूप से गलत था। क्यों? क्योंकि पहली बात कि दक्कन को आधार बना करके उत्तर पर अधिकार नहीं किया जा सकता था, उत्तर पर अधिकार नहीं बनाया जा सकता था। आप देख लीजिए, अब तक कोई भी एफर्ट बहुत ज्यादा स्थायी नहीं हुआ था। तात्कालिक रूप से भले ही कुछ अभियान कर लिए गए हों, लेकिन दक्कन भारत को आधार करके उत्तर भारत पर अधिकार करना संभव नहीं था। और इसके कारण जो है, क्या कह सकते हैं कि भौगोलिक अवरोध था, यातायात एवं संचार
यातायात एवं संचार की अपनी सीमाएं थीं, संचार की सीमाएं थीं। और आप जानते हैं कि उस समय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो था वो क्या था? एग्रीकल्चर था, कृषि था। तो आप ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से अगर आप देखें तो रूप से एग्रीकल्चर या कृषि का विकास नहीं था, राइट? कृषि का विकास नहीं था। अन्यथा आपको बता दूं कि डुप्ले ने जो पॉलिसी अपनाई, जो रणनीति अपनाई कि भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करके शासन किया जाए, उन्हें भारतीयों को आसानी से पराजित किया जा सकता है कि सेम पॉलिसी ब्रिटिशों के द्वारा उत्तर भारत में अपनाई गई और वो सफल रहा, है ना? तो ये प्रमुख जो 3-4 डिफरेंस था कि दक्षिण में असफलता का कारण, आपको बताऊं कि इन कारकों के रहते डुप्ले में या फ्रांसीसियों में नहीं गलती थी। अगर ये कारक मौजूद रहते तो आगे एक सवाल मिला हुआ है कि नेपोलियन और सिकंदर भी अगर चाहते तो शायद ऐसा न कर पाते। तो कारण यही था क्योंकि जो दक्कन का जो भौगोलिक स्थिति थी, जो प्राकृतिक स्थिति थी, जो यातायात और संचार की तत्कालीन सीमाएं थीं, आर्थिक जो संसाधन का आधार था, उसके आधार पर दक्षिण भारत में वो पोटेंशियल नहीं था, है ना? वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं, वहीं दूसरी तरफ जब आप ब्रिटिशों को देखते हैं तो ब्रिटिशों के पास, ब्रिटिशों ने या क्लाइव ने अगर आप देखें तो क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा, बंगाल को आधार बनाया। आप जानते हैं बंगाल का मतलब था तत्कालीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा, है ना? तो आप कह सकते हैं कि आप एक तो मैदानी क्षेत्र था गंगा घाटी, यानी इस प्लस आप ये कह सकते हैं कि बंगाल में आधार बनाने के साथ साथ नौसैनिक शक्ति तो थे ही। तो जो गंगा घाटी क्षेत्र पर नियंत्रण था, गंगा घाटी क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी पर जो नियंत्रण था वो आसानी से हो गया, बंगाल पर नियंत्रण हो गया, उसका भी फायदा उठाया। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि जो बंगाल पे करेगा, बंगाल के साथ साथ फिर संयुक्त प्रांत और फिर सीधे इसकी जो सीमाएं हैं वो सीमाएं दिल्ली से टच करने लगेंगी, राइट? और इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखें तो इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर साम्राज्य पहले से ही रहा है और अंततः मुगल साम्राज्य में भी इन्होंने हस्तक्षेप किया इसी प्रक्रिया के दौरान, और अंततः वो क्या हो गए? सफल हो गए। क्लियर है? तो इन दोनों आधारों को लिखते हुए 2 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार जो डुप्ले और क्लाइव के द्वारा औपनिवेशिक साम्राज्य में प्रयासों का जो परिणाम था वो इन कारकों की वजह से जो है फ्रांसीसी असफल रहे, डुप्ले असफल रहा और क्लाइव उस प्रक्रिया का पालन करते हुए अंततः क्या रहा? औपनिवेशिक साम्राज्य बनाने में सफल रहा। क्लियर कट है? चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिख ले जाएंगे आप। आइए देखते हैं। अपने अंग्रेज प्रतिस्पर्धी के तुलना में सारे सवाल हमने इसीलिए यूपीएससी के किए हैं। कुछ आने वाले भी सवाल, आसान भी सवाल हमने लास्ट में रखे हुए हैं। आप देखेंगे कि इसके बाद सारे सवाल जो है आसानी से इसमें आ जाएंगे। तो अब जरा ये प्रश्न पूछिए और सोचिए कि इस प्रश्न का फोकस किस बिंदु पर है। अपने अंग्रेज प्रतिस्पर्धी की तुलना में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को न के बराबर निर्णय लेने का अधिकार था, अतः यह बात भारत में फ्रांसीसियों की विफलता को स्पष्ट करती है। टिप्पणी करें या विवेचना करें। अब आप समझिए, जिसने ये पढ़ा होगा इस चीज को बेहतर। देखिए, फ्रांसीसियों के पराजित होने के कई कारण थे
अभी आपने देखा कि डुप्ले का जो रणनीतिक कार्य था, रणनीतिक चयन था जिन बिंदुओं का, आपने देखा कि प्रारंभिक सफलताओं और सोच के बावजूद भी डुप्ले नहीं सफल रहा था। लेकिन यहाँ एक दूसरे पॉइंट पे हाईलाइट किया गया है, जरा एक बार फिर से सवाल को पढ़ते हैं कि अपने अंग्रेज प्रतिस्थानी की तुलना में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को न के बराबर निर्णय लेने का अधिकार था। आप जानते हैं ये कंपनियों के स्वरूप पर डिपेंडेंट है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णय के संगठन को अगर समझता है वो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। आपको बताता हूं, समझिए, और पहले कॉन्सेप्ट समझिए और फिर कैसे इस किन किन पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे उसको आप ध्यान रखिएगा। तो निश्चित आप लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसकी शुरुआत करना हो तो हम इस बात को लिखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों में एकाधिकार स्थापित करने के क्रम में सर्वाधिक तीव्र प्रतिस्पर्धा ब्रिटिशों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुई। ठीक है, आप जानते ही हैं। और इस प्रतिस्पर्धा में फ्रांसीसी पराजित हुए, जिसके कई कारण थे, जिसके लिए कई उत्तरदायी कारक थे। इन कारकों में से एक कारक कंपनियों की आंतरिक संरचना में भी निहित था। अब आपको आगे कॉन्सेप्ट बता देते हैं, समझेंगे। राइट। एक्चुअली क्या थी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर हो गई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी संरचना देखिए। ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के आधार पर थे, ये प्राइवेट कंपनी थी, समझिए। ये क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। और प्राइवेट कंपनी भी किस प्रकार की थी? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, यानी इसमें लोगों ने पैसा लगाया था,
जिन लोगों ने पैसा लगाया इन्हें कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, क्योंकि एक स्वामी नहीं है, कई स्वामी हैं, स्वामित्व मंडल। और जो प्राइवेट कंपनी रहती है उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और ये कंपनी कैसे चले इसके लिए इस कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स ने 24 लोगों का, 24 सदस्यों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी के सभी निर्णय कौन लेते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेते थे, राइट। अब आपको बताऊं कि वहीं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कंडीशन थी। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, फ्रेंच की जो कंपनी थी वो क्या थी? स्पेशली अगर आप देखेंगे तो यह एक गवर्नमेंट कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी। मेनली मुख्यतः यह सरकारी कंपनी थी, पूरी तरह से नहीं, मुख्यतः सरकारी कंपनी थी। सरकार का जो इन्वेस्टमेंट था वो ज्यादा लगा हुआ था इसमें, ठीक है। और जब सरकार ने पैसा इसमें ज्यादा लगाया था तो निर्णय की जो क्षमता थी, निर्णय थी, निर्णय कौन लेता था? निर्णय सरकार लेती थी। और आप देखेंगे कि जब फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों का संघर्ष हुआ तो उसमें कुछ निर्णय फ्रांसीसी सरकार ने लिए जो कि फ्रांसीसियों के पराजय के लिए एक बहुत बड़ा कारक बने, है ना। यानी इस संरचना, वही वो लिख रहा है कि अपने अंग्रेज प्रतिस्थापना की तुलना में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 9 के बराबर निर्णय लेने का अधिकार था। यानी यहां पर जो निर्णय थी वो मुख्यतः कौन लेती थी? फ्रांसीसी कंपनी लेती थी, और यह उसके पराजय का कारण बनाए। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि फ्रांसीसियों के निर्णय लेने की वजह से आपको क्या बताऊं कि जब द्वितीय कर्नाटक हुआ, युद्ध हुआ, एक ही एग्जाम्पल पर्याप्त होगा कि जब सेकेंड कर्नाटका युद्ध खत्म हुआ, कर्नाटका वार, और इसकी समाप्ति हुई पांडिचेरी की संधि से, याद आ रहा है? ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। तो इसमें ब्रिटिशों ने ये दबाव डाला कि डुप्ले को बुला लिया जाए वापस, डुप्ले को बाहर बुला लिया जाए, फ्रांस बुला लिया जाए। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि सारा जो गेम है वो डुप्ले का ही है। और डुप्ले की जगह पे गोडेहू को लाया गया, जो कि आप कह सकते हैं कि स्किलफुल नहीं था, उतना योग्य नहीं था। और अंततः उसके नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने अपना साम्राज्य गंवा दिया, है ना। यानी अन्य सारे कारकों में यह भी एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ, क्योंकि सरकार जो है वो निर्णय लेती थी, राइट। इसी तरह से तृतीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात भी, वांडीवास के युद्ध के बाद भी फ्रांसीसियों ने यहाँ पर, फ्रांसीसी सरकार ने इन संघर्षों में उलझना उचित नहीं समझा, है ना। इसलिए आप कह सकते हैं कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों में भले ही पराजय के अन्य कारक रहे हों, लेकिन यह कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक था। आप ये कह सकते हैं। लास्ट में आइए एक निष्कर्ष लिखवा दूं, तीसरे में कम से कम एक आध में निष्कर्ष भी लिखवा देना चाहिए। तो चलिए इसमें निष्कर्ष लिखवा दे रहा हूं कि इस प्रकार आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों के पराजय का एक प्रमुख कारण फ्रांसीसी अधिकारियों के द्वारा निर्णय न लेने की क्षमता भी,
एक थी राइट, कि निर्णय उनके द्वारा लिए ही नहीं गए। और वैसे भी आप जानते रहिए, निर्णयन के मामले में प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट कंपनियों या जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसकी तुलना में प्राइवेट कंपनी इसी मामले में ये होता है कि वो कैलकुलेटिव वे से या उनका जो प्रबंधन है वो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है राइट। तो फिलहाल ये एक संदर्भ रहा। अगले सवाल पे आते हैं, आपके सामने है ये। इसको तो अब हम लिखाएंगे नहीं, बस आपको पढ़ दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। जरा देखिए कि न तो नेपोलियन और ना ही सिकंदर आधार के तौर पर पांडिचेरी से प्रारंभ करके एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर जो कि बंगाल एवं समुद्र का बागडोर संभाले हुई थी, भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे। टिप्पणी करें, है ना। कहने का मतलब यह है कि इस कथन का जो मूल आशय है वो यही है कि फ्रांसीसियों ने जो आधार चुना भारत में साम्राज्य बनाने के लिए, इसका की पॉइंट हम डिस्कस कर दे रहे हैं और ये आपका होमवर्क दे दे रहे हैं कि आप इसको कैसे लिखेंगे। तो आपको की पॉइंट यहाँ ध्यान देने की जरूरत ये है, यहाँ नेपोलियन और सिकंदर से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब ये है कि फ्रांसीसियों का पहले दो पॉइंट है। पहली बात ये कि फ्रांसीसियों का रणनीतिक आधार कमजोर था। अभी हमने वहां पे आपको बताया कि फ्रांसीसियों ने दक्कन को आधार बनाया था, रणनीतिक एवं आर्थिक। इसको सामरिक भी लिख सकते हो, रणनीतिक और सामरिक का मतलब एक ही होता है। फ्रांसीसियों का रणनीतिक एवं आर्थिक आधार कमजोर था भारत में आधार कमजोर था। और वो वही सारे कारक थे कि जिस तरह से भौगोलिक रूप से दूरी, भौगोलिक बाधाएं होना, यातायात संचार की विकास न होना, एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट न होना तुलनात्मक रूप से, ये एक पॉइंट था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो ये था कि वो नौसैनिक रूप से कमजोर थे। जरा ध्यान दो, नौसैनिक रूप से। हालांकि हमने उसमें भी बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण वाले पक्ष को जरूर लिखा था, लेकिन फ्रांसीसी लिख रहा है ना कि एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर जो बंगाल एवं समुद्र का बागडोर संभाले हुए थी। तो आप देखेंगे कि ये नौसैनिक रूप से कमजोर भी फ्रांसीसी थे। आप प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में उठा करके देख लीजिए, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में, थर्ड में देख लीजिए, हर जगह आपको ब्रिटिशर्स हावी आपको दिखाई देंगे नौसैनिक रूप से, है ना। और एक तीसरा पॉइंट ये कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास दोनों प्रिविलेज थे कि एक तो उनका बंगाल पर नियंत्रण था और दूसरा आप कह सकते हैं कि नौसैनिक शक्ति से कमजोर, नौसैनिक शक्ति से मजबूत थे। तो ये तीन पॉइंट उठा करके इसमें लिखना था। और आप ये कह सकते हैं कि इन रणनीतिक, आर्थिक और नौसैनिक कारकों की वजह से कोई भी राजनेता या कोई भी जो साम्राज्यवादी जो विजेता है वो सफल नहीं हो सकता था जब तक इन बिंदुओं पर ध्यान न देता, है ना। और आगे चल करके आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि वास्तव में जो बंगाल ब्रिटिशों के लिए एक मॉडल स्टेट इसी संदर्भों में उठा करके बना, है ना। जो भी एक्सपेरिमेंट हुए आप बंगाल से शुरू हुए। तो खैर, हम जब ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे तब करेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अरे सर, ये जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध 25-30 मिनट में आप आराम से बता देते हैं कि इसने ये पकड़ा तो उसने वो पकड़ा, तो ये संधि हुई और ये खत्म हुआ, है ना। मुश्किल से 8-10 पॉइंट के तथ्य के हिसाब से कितने अच्छे और कितने स्टैंडर्ड सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट तैयार होने की जरूरत है। और आपको बताऊं कि अभी हाल में ही अभी हमने जो मेंस शुरू किया है नया बैच, उसमें आपको बता दूं कि
अभी फॉल ऑफ मुगल एम्पायर बताया है, और उसके बाद क्षेत्रीय, अरे क्या कहते हैं, यूरोपीय कंपनीज बताया है, यूरोपियन कंपनीज। केवल ये 2 चैप्टर पर बताया हुआ है। तो और अभी भी जो लोग उस समय नोटिफाई नहीं हो सके थे या उस समय नहीं जान सके थे, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वो सर्कुलर मैं उनको 1-2 दिन में, शुरुआती दिनों में क्या करूँगा कि 1-1, 2-2 क्लासेस दे दूँगा, है ना? तो वो चाहें तो यहाँ से कवर अप कर सकते हैं, राइट? और बाकी तो फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से जब बैच की अनाउंसमेंट होगी 1-1.5 महीने बाद, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से भी करें। एक सेक्शन से करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है। बीच में अगर आप कहते भी हैं तो मैं यही बताता हूँ कि ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, वेट करो। तो अभी जो लोग देना चाहते हैं, आना चाहते हैं इस बैच में, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें अभी भी परमिशन दिया जा सकता है, लेकिन 1-2 यूनिट और पढ़ाने के बाद फिर वो परमिशन मैं नहीं देता हूँ, और फिर आपको वेट करना होगा नए बैच के लिए, राइट? तो ये रहा इस पे। और आपको एक बात बताऊं, जब बात सूचनाओं की चली है, तो चूंकि टीजीटी पीजीटी लड़कों की बहुत डिमांड रहती है, टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता, है ना? प्रवक्ताओं की भर्ती लोक सेवा आयोग से भी निकलती है। तो चूंकि उसके लिए अलग से बैच मैंने नहीं चलाया है, इसलिए मैंने ये सोचा है कि एक एमसीक्यू सीरीज करा दूं आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के लिए, राइट? और अभी देखता हूं कि कितने एमसीक्यूज कराए जा सकते हैं उस पर। लेकिन अभी तक जो रफली मैं सोचा हूं वो ये सोचा हूं कि 5-5 अगर करा दिए जाएं, 5 एंशिएंट, 5 मेडिवल और 5 जो है मॉडर्न पे, तो कोई चीज़ बाहर तो नहीं जानी चाहिए। तो राइट, ये अतिरिक्त होगा, इसका यूपीएससी सिविल क्लासेस से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों से मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि इसी बहाने आप ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री तैयारी कर लेंगे। निश्चित रूप से जब हम लोग एमसीक्यूज को देखेंगे तो इसमें टीजीटी पीजीटी के साथ साथ यूपी पीसीएस में आए हुए, आईएएस में आए हुए डिफरेंट बोर्डों में जो सवाल आए हुए हैं उनको भी कवर अप करेंगे, कुछ नए सवालों को भी डिस्कस करेंगे। तो एक काफ़ी डिस्कस लंबा हो जाएगा, यानी लगभग 2000 सवाल अगर आपके पास पहुंच जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप आसानी से उसको कर सकते हैं, क्योंकि एक सवाल में 4-4 खंडों की व्याख्या होती है तो वो लंबा जाता है ना? तो फिलहाल आइए अगले सवालों की बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों के स्वरूप पर प्रकाश डालें एवं इन्होंने तत्कालीन व्यापार को किस तरह से प्रभावित किया। नए सवाल हैं, ऐसे सवाल हो सकते हैं, है ना? तो इसके 2 पार्ट हैं। एक तो ये है कि इसका स्वरूप क्या था, और दूसरा क्या था, व्यापार का प्रभाव। व्यापार को इन्होंने किस प्रकार प्रभावित किया। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखें तो स्वरूप रूप में 3 प्रकार के स्वरूप आपको दिखाई देंगे। पहला तो ये था कि पूर्णतया सरकारी कंपनी थी, सरकारी कंपनी, जैसे पुर्तगीजों का था, है ना? दूसरा यानी पुर्तगीज था, डच भी इसी रूप में कह सकते हैं। डच में कुछ जो कंपनी थी आप कह सकते हैं, पुर्तगीज स्पेशली थी, डच में तो कुछ पैसा लगा हुआ था, अन्य जनता का भी लगा था, लेकिन पुर्तगीज आप लिख सकते हैं, पुर्तगीज कंपनी थी। दूसरी कंपनी थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। और तीसरी कंपनी जो फ्रांस की थी वो स्पेशली थी, वो क्या थी कि गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट दोनों कंपनी थी। हिस्सा किसका ज्यादा था, सरकार का था, और सरकार का हिस्सा था तो सरकार का निर्णय होगा। यहाँ टोटली गवर्नमेंट के डिसीजन पे डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसीजन पे होगा, सरकारी निर्णय पे लिया जाएगा। जैसे स्पेन ने क्या किया कि पुर्तगाल पर जब नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उसने सीधे एकदम व्यापार को हटा दिया, क्योंकि मैक्सिको को उस पर कंसंट्रेट करना था, है ना?
और स्वीडन कंपनियों का भी था, लेकिन हम लोग स्पेशली पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसका था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और स्पेशली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अगर आप देखेंगे, है ना, तो कहने का मतलब ये है कि यही कंपनी अंततः जो है भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य बनाने का वो भी रही। तो ये आपका रहा स्पेशली क्या है स्वरूप। अगर एक एक सेक्शन पे भी उठा करके लिखेंगे तो बहुत आराम से 60-60 शब्द, 70-70 शब्द आप आसानी से इस चीज़ों को लिख सकते हैं। और अब रही व्यापार के स्वरूप की बात, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा, जब देखिए जब कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो बहुत सोच समझ के पूछा जाता है, तो कैसे इस समय में व्यापार होता था जरा उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपको बताऊं, जो व्यापारिक संरचना थी, व्यापार के स्वरूप को हम बात डिफाइन करना चाह रहे हैं यहाँ पे। जैसे जो व्यापारिक संरचना थी, यानी किन किन चीजों का व्यापार होता था आप जानते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या नाम आएगा, मसालों का आएगा। मसालों में भी बात कर दिया जाए तो गोल मिर्च का, और गोल मिर्च, अदरक, और भी मसाले थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ 2 थे, लेकिन ये स्पेशली थे, खास करके इनका मीट प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता था। और आज भी बहुत सारे लोग बॉइल्ड जो मीट खाते हैं वो नमक और काली मिर्च मिला के खा जाते हैं, है ना। अब आप कहेंगे कह रहे सर ऐसे कैसे, तो वो उनका टेस्ट है अपना। उसी तरह से जैसे हम लोग क्या करते हैं, मखाना और मूंगफली नमक और काली मिर्च डाल के खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। तो गोल मिर्च और अदरक था। इसके बाद आप देखेंगे तो सूती वस्त्र था, सूती वस्त्र था। और स्पेशली सूती वस्त्र जो व्यापार था वो डचों को दिया जाता है, कि इसने डचों ने विशेष प्रोत्साहन दिया, डचों ने विशेष प्रोत्साहन दिया, राइट। अच्छा, ये जो व्यापार होता था, ये तो व्यापारिक संरचना हो गया। अगर आप मार्ग की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि इस समय जो मार्ग था वो क्या था, यूरोप था। यूरोप से केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल, और भारत। है ना, सबसे बड़ा रूट आप यही कह सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया से भी इसी समय व्यापार हुआ, जो भारत से हुआ। आप ये कह सकते हैं कि लगभग सेम स्वरूप दक्षिण पूर्वी देशों में, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में भी था। बाद में श्रीलंका भी आप शामिल हुआ। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर जब आप बात इस दौर की कर रहे हैं तो इंडिया प्लस श्रीलंका, यानी उस समय तो सिलोन कहा जाता था, लेकिन चलो श्रीलंका लिख दे रहे हैं, प्लस साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और सब में का भी मार्केट एक जैसा था। और आपको बता दूं इसी दौरान कुछ ऊनी वस्त्र आए, लेकिन ऊनी वस्त्रों की जो डिमांड थी या जो खपत थी भारत में हमेशा क्या थी, कम थी, है ना। यहाँ का सीजन भी ऐसा है, वैसे भी आप देख लो जनवरी फरवरी है। आधे लोग कहो आग के सामने ही निकाल दें, बहुत ठंड होती है तो ये स्वेटर वेटर काम नहीं आता, किसमें, आग आग से ही काम आता है। और पुराने यहाँ तो उस समय में तो क्या कहते हैं कि अलाव जलाए जाते थे, घरों घरों जलाए जाते थे, तो डिमांड कम रहता था, है ना। लेकिन सूती ऊनी वस्त्र भी वहां से आते थे। और अब आप आगे बात करते हैं। 2 चीजें हैं। समुद्री नियंत्रण के लिए कारताज, समुद्री नियंत्रण के प्रयास किए जाते थे, कारताज लागू किए जाते थे। तो समुद्री डकैती भी होती थी। और इस प्रयास में आप जानते हैं कि जो हिंद महासागर के जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं कि स्थान हैं, नियंत्रण के स्थान हैं, जैसे हर अरमुज है, अदन है, मलक्का है,
इन सब पे नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। मोनोपोली तभी स्थापित हो सकती है। अब एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जो 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, यानी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, पूर्वार्ध तक यह व्यापार भारतीयों के पक्ष में था। यह व्यापार भारतीयों के पक्ष में था। ये लिखना होगा आपको। यानी यूरोपीय कंपनियां भारत में क्या करती थी, सोने चांदी ले आती थी, उनसे चीजें खरीदती थी और फिर उसे बेचती थी। तो ये प्रॉफिटेबल था। और यही वजह है कि इस दौरान आप देखेंगे तो वो क्या करेंगे कि मुगल साम्राज्य से या स्थानीय शासक से, मुगल या स्थानीय शासक से फरमान प्राप्त करेंगे कि भैया हमको कुछ व्यापार करने के लिए कर दिया जाए। और यहाँ के शासक और नवाब इसलिए फरमान दे देते थे कि भारत की चीज विदेशों में जाएगी तो व्यापार वाणिज्य होगा, कर मिलेगा उससे। औरंगजेब ने तो 2.5% जजिया तक वसूला था, है ना। तो अभी तक ये अनप्रॉफिटेबल नहीं दिखता था, लेकिन कौन जानता है कि ये कंपनियां आगे चल करके मुगल राजनीति में या राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली हैं, है ना। और आपको बताऊं कि किंतु ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जब आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यापारिक संरचना में परिवर्तन हुआ या व्यापारिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ। और यहीं से उपनिवेशवादी सोच आपको दिखाई देगी। परिवर्तन हुआ और प्रयास क्या हुआ कि भारत से ही धन लूटा जाए, भारत से धन लूटा जाए, निवेश किया जाए और फिर यहां से धन ले लिया जाए। यानी अब वहां से लेने की जरूरत नहीं है, प्लासी के बाद से यहीं के भारत का धन से भारत की वस्तुओं को खरीदा जाए और भारत व्यापार कर दिया जाए। यानी यहीं से अब आपकी शुरुआत हो जाएगी किसकी, ड्रेन थियरी, धन की निकासी की। और धीरे धीरे उपनिवेश स्थापित होगा और फिर उपनिवेश के बाद जब साम्राज्यवादी ढांचा होगा तो साम्राज्यवाद स्थापित होगा। तो ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो आपने देखा कि लगभग 100 वर्ड्स के आसपास या 150 वर्ड यहाँ लिखेंगे और कंपनी के स्वरूप पर बदलते हुए प्रवृत्ति को अगर आप यहाँ देखेंगे तो 100-150 शब्द यहाँ, यानी लगभग 250-300 शब्दों का एक अच्छा प्रश्न होगा। आप लोग लिखिएगा, बताइएगा और कोई समस्या होगा तो चर्चा करिएगा। और दूसरी लास्ट प्रश्न ये कि आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा 3 कर्नाटक युद्धों में अभिव्यक्त हुई, इसकी विवेचना करें। अब हम इसकी विवेचना नहीं करने जा रहे हैं, इसकी आपको हिंट फ्रेमिंग कर दे रहे हैं, इसके उत्तर की, आंसर की फ्रेमिंग कर दे रहे हैं। आप इसमें आप लिखिएगा, पूरा एक तरह से सिनॉप्सिस लिखना है। आप पहले लाइन में लिखिएगा कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है, फ्रांसीसी संघर्ष 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में का एक निर्णायक पहलू है। आप कह सकते हैं एक निर्णायक पहलू है। राइट। इसके बाद आप फर्स्ट कर्नाटक वार लिखिएगा। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है यूपीएससी में भी कि पूरा आपको पोथन्ना लिखना है। सेकेंड कर्नाटका वार, थर्ड कर्नाटका वार, डिवाइड कर लीजिए। ये आपका 20 शब्द हो गया, ये 50 शब्द हो जाएगा, ये लगभग 100 शब्द हो जाएगा या 150 हो जाएगा।
थर्ड कर्नाटक 50 वर्ड। तो 150, 200, 250, 250, 300 शब्दों में आपको लिख देना है। थोड़ा सा फैक्चुअल इसमें होना पड़ेगा और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि युद्धों में विवेचना का वैसे भी मतलब है कि क्रमशः करना है, एक एक पॉइंट को, एक एक सेक्शन को उठा के डिस्कस करते हुए लिखना है ना। तो ये क्रमिक चीज़ें हैं, ये हमने क्लास नोट्स में आपको काफ़ी डिस्कस कर किया है, काफ़ी विस्तार से दिया है, तो वहाँ से देखिएगा और इस पे आंसर को आप उठा के लिख लीजिएगा। अंतिम सवाल की तरफ आते हैं कि यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में पुर्तगीजों के पराजय के कारण की विवेचना करिए। दो ही पूछा जाएगा, या तो पुर्तगीज पूछा जाएगा या तो फ्रांसीसी पूछा जाएगा। तो एक हम आपको बता दे रहे हैं पुर्तगीजियों की प्रतिस्पर्धा के कारण, और एक होमवर्क में दे दे रहे हैं कि फ्रांसीसियों की प्रतिस्पर्धा के कारण आप लोग अपने आप से लिखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पुर्तगीजों के पराजय के क्या कारण थे। पुर्तगीज के पराजय के कारण आंसर देखते हैं, पुर्तगीजों के पराजय के कारण। तो इंट्रो लिख देते हैं और फिर कारण को जस्ट पॉइंटाइज कर देते हैं, फिर वहां से आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप सीधे लिखेंगे कि देखिए कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा बदला जाए कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये, पूर्वार्ध में पुर्तगीज डच एवं ब्रिटिशर्स के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जिसमें पुर्तगीजों को पराजय देखना पड़ा। इस पराजय के निम्नलिखित कारण थे। राइट, अब आप देखिएगा जैसे एक एक कारण को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे डचों द्वारा नौसैनिक संघर्ष में विधिवत हमने आपको बताया है संघर्ष में पराजित होना। पूरा विधिवत आप लोग देखे होंगे क्लास में, वहां से लिखिएगा कि कैसे श्रीलंका में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में और जो हिंद महासागर है, इसमें कई जगहों पर, एक आध की उदाहरण भी दे दीजिएगा कि कैसे मलक्का विजय किया गया या अन्य जगहों पे कैसे पराजित हुए।
इन जगहों पर डच जो है डचों द्वारा पुर्तगीज जो है वो नैसैनिक रूप से पराजित हुए। दूसरी चीज, पुर्तगीजों का की धर्मांधता की नीति, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, धर्मांधता ना भी लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि जो कूटनीतिक विफलता, याद आ रहा, हमने आपको बताया कि जमोरिन से इन्होंने साथ तो प्राप्त किया, लेकिन उसको खुश करने के चक्कर में और अरब सागर पर नियंत्रण स्थापित करने के विरुद्ध अरबों से संघर्ष हुआ पहले, और फिर जो पुर्तगीज थे वो शुरू से ही, प्रारंभ से ही मुस्लिमों के अगेंस्ट थे, है ना। अल्बुकर्क कहता है कि अगर हम किसी मुस्लिम बस्ती को देखते हैं तो उसको जला देने का वो दे देते हैं, आदेश देते हैं। अब जरा आप सोचिए कि जो जलाने का जो आदेश है ये क्या तार्किक है या उचित है, वो भी वैसी स्थिति में जब केंद्रीय सत्ता खुद इस्लाम धर्म की अनुयायी हो। कई शासक ऐसे थे जो कि इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, अरब व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा थी, नियंत्रण थी, आपने पराजय किया, वो अलग चीज है, लेकिन वो एक व्यापारिक और प्रतिस्पर्धिक मामला है। लेकिन आप ये कहिए कि हम मुसलमानों को जला देंगे, तो ये एक गलत बात थी, है ना। और ये भी कूटनीतिक विफलता भी पुर्तगीजों के पराजय का एक कारण मानी जा सकती है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो इनका जो, ये भी एक सरकारी कंपनी थी, मैंने आपको बताया ही, और जब सरकारी कंपनी थी तो यूरोपीय राजनीति में स्पेन ने पुर्तगाल पे अधिकार कर लिया। स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया, और स्पेन का जो ध्यान था वो कहाँ था, मैक्सिको पर था, अमेरिकी उपनिवेश पे था। मैक्सिको चांदी का एक बहुत बड़ा वो था, जगह था, चांदी के संसाधन थे, तो इसका ध्यान मैक्सिको और अमेरिकी महाद्वीप पे था, और अमेरिकी उपमहाद्वीप पर था। तो जाहिर सी बात है ये बात जो है क्या कहते हैं कि भारत में पुर्तगालियों के पर भी लागू हुई, है ना, और पुर्तगीज पराजित हुए। चौथी पॉइंट आप इस बात को लिख सकते हैं कि सर इनका आर्थिक और मानवीय संसाधन कमजोर थे, आर्थिक और मानवीय संसाधनों की तुलना में कमजोर थे। आपको बताएं कि आप इस बात को लिख सकते हैं कि अल्बुकर्क ने एक यह पॉलिसी अपनाई थी कि ये लोग भारत में विवाह करके क्या हों कि मानवीय संसाधन को बढ़ाएं, जिससे कि व्यापार करने में आसानी हो, लेकिन यह नीति भी इसका विकल्प नहीं बन पाई, राइट। तो फिलहाल ये 3 4 5 बिंदु ऐसे हैं, और आप चाहें तो इस पे 50-50 वर्ड लिख करके लिख सकते हैं कि पुर्तगालियों के पराजय के क्या कारण हैं। 4 पॉइंट हो गए ना, आप बहुत आराम से 200 शब्द 250 शब्द लिखा जा सकता है। फ्रांसीसियों के पराजय के क्या कारण थे, आप लोग इसे होमवर्क के रूप में समझिएगा, और अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखेगा, मैसेज करेगा, व्हाट्सएप करेगा। कोई भी व्यक्ति अभी भी अगर इस बैच से जुड़ना चाहता है तो आपको बता दूं कि वैसे तो हम लोगों का नंबर रहता ही रहता है, लेकिन फिर भी आप जानते रहें 9058805376 या 8081444560, ये मेरा नंबर है, ये एकेडमी का नंबर है। किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लेंगे तो आपको रिस्पांस मिल जाएगा, हम तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। हमारा मिशन एक गुणवत्तापूर्ण मिशन है, और हम ये चाहते हैं कि लोग जुड़ें। तो जो ये भ्रांतियां लोगों में है कि नहीं, हम ऑफलाइन की तरह से ऑनलाइन में लोग नहीं ट्रीट करते या उतनी मेहनत नहीं करते, तो उस सारे मिथक से आप लोग दूर हों, ऐसा मेरा प्रयास है, और उम्मीद करता हूं कि ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगेगा।
और कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत जल्दी आप लोग रिजल्ट भी देंगे, इस बैच के लोग ही रिजल्ट देंगे। तो राइट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।